अब आज मैं इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल सभी अपने साथी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और 2025 में वेलकम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं नए साल की। अब मैं सोचता हूं कि भविष्य में फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, तो उसके लिए एक साल का टाइम 2025 का बहुत छोटा होगा। 25, 26, 27 को 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं भारत में और चाइना में, हमारे सब तकरीबन पड़ोसी देशों में, इंग्लैंड में, और एक से यूएस में 4 साल के लिए राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वहाँ के, बाकी सब जगह 5 साल के लिए होता है। तो मैं चलो यूएस के हिसाब से ही देख लेता हूँ, 2 साल मिडवे, चाइना के हिसाब से 2.5 साल मिडवे। ये दो बड़ी डोमिनेंट पावर बन गई है दुनिया की। यूएस की तो इकोनॉमी पहले से ही बहुत स्ट्रांग रही है, मगर उसका डॉलर की जो डोमिनेंस थी वो खतरे में पड़ गई है। जो इंटरनेशनल ट्रेड सब डॉलर टर्म में होता था, अब लगता है कि वो मामला कुछ बदलने वाला है। चाइना की युआन करेंसी, इंडिया का तो रुपया अब $1 में 90 रुपये से ज़्यादा हो गया, और युआन का 7 और 8 युआन में, 7 युआन में एक अमेरिकन डॉलर है। पहले बहुत कमज़ोर था वो, इंडिया की करेंसी के मुकाबले युआन बहुत कमज़ोर था, बहुत मजबूत होता चला गया। किसी भी कंट्री की कंपनी का मजबूत होना वो उसकी इकोनॉमी के मजबूत होने का सबूत होता है। अब दो डोमिनेंट पावर बन गई है दुनिया की, यूएस और चाइना। यूएस डिक्लाइन पे है और चाइना राइजिंग है। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि यूएस जो है हर कंट्री के अंदर दखलंदाजी करता है, वहाँ की सरकारों के तख्ता पलट में करता है, जिनको पैसा देता है। चाइना ऐसा नहीं करता, वो पैसा देता, बिजनेस को बिजनेस ही रहने देता, तुम्हारी सरकार कोई भी हो, उसको कोई लेना देना नहीं। उसकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, चाइना की जिपिंग जो प्रेसिडेंट है, उनकी बहुत महत्वाकांक्षी है। हिंदुस्तान के, इंडिया के चारों तरफ के कंट्री उसके अंदर उसके मेंबर बन चुके। अभी लेटेस्ट जो है नेपाल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को 90% हथियार चाइना से आ रहे हैं। पहले चाइना, ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, तो इंडिया को ये था कि एक पे दबाव डालो, दूसरों पे कर देंगे। अब एक उनकी पावर आधी हो गई थी 1971 में पाकिस्तान की। अब बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पावर डबल हो गई। अब पाकिस्तान की और बांग्लादेश दोनों पर दोस्ती के कगार पे चल पड़े डायरेक्शन पे, क्योंकि चीन जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में नहीं, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में भी बन गया है। तो उसकी BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी दुनिया में चल रहे हैं। अपने पड़ोसी कंट्रीज को इंडिया भी देता है थोड़ा बहुत पैसा, बांग्लादेश को भी देता है, नेपाल को भी देता है, भूटान को भी देता है, श्रीलंका को देता है, मालदीव को देता है, मगर चीन से उसका मुकाबला नहीं है। चीन बहुत बड़े पैमाने पर देता है, 5, 6 टाइम्स पैसा देता है। तो जो ज़्यादा देगा उसी का बल्ले बल्ले, उसी का बोलबाला, उसी का इन्फ्लुएंस, उसी की शोहरत, उसकी शोहरत, वही होगा। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है दिन पे दिन डाउन डाउन एंड डाउन, नीचे 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 आ रही है। अगर इकोनॉमिक टर्म में देखते हैं, एक तो है हार्ड पावर, उसमें इंडिया का कोई मैच नहीं है चाइना से।
डरता है मोदी यहाँ की सरकार और फौज सब। इकोनॉमी उसमें बुरा हाल है। इंडिया चाइना से $170 बिलियन हर साल इंपोर्ट करता है और वो $32 बिलियन जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो जब हम ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो इनबैलेंस है, असंतुलन है चीन के फेवर में, तो क्या भारत जो है इतना बड़ा इंपोर्ट करके चीन की इकोनॉमी को मजबूत नहीं कर रहा? मोदी सरकार चीन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं, और जब उसकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं तो उनकी आर्म्ड फोर्सेस को भी मजबूत कर रहे हैं। अब उसकी पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसको भी मजबूत कर रहे हैं। तो क्या ये मोदी सरकार पिछले 10.5 साल से अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर रही चीन की इकोनॉमी को मजबूत करके? मैं ऐसा समझता हूं कि ये देशद्रोही सरकार है जो चीन की इकोनॉमी को मजबूत कर रही है और भारत की इकोनॉमी को कमजोर कर रही है। चीन की आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत कर रही है और भारत की आर्म्ड फोर्सेस को कमजोर कर रही है, क्योंकि इनके ऊपर देने के लिए पैसा नहीं है। अग्निवीर स्कीम चालू कर दी 4 साल की, कोई इन्वेंशन नहीं है, रिसर्च नहीं है। कौन हथियार बनाना है, नहीं बनाना है, कुछ नहीं हो रहा। और उनके पास पैसा आ रहा है तो इन्वेंशन पे, रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रही है चाइना की सरकार। नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो अकल के पीछे लट घुमा रहे हैं आरएसएस की शाखाओं में। तो ये चीज तो हुई। तो मैंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस माइट इज राइट, चाइना राइजिंग है, यूएस गोइंग डाउन एंड डाउन, चाइना राइज एंड राइज, राइट अप एंड अप, ऐसे इंडिया डाउन एंड डाउन एंड डाउन। इकोनॉमी को जो चीन के कदमों में डाल दिया मोदी सरकार ने पिछले 10.5 साल में। अब मैं आता हूं टेक्नोलॉजी पे। अब जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है मुझे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड को चेंज कर रही है, और डिजिटल सर्विसेज वो भी आर्टिफिशियल का डिजिटल का एक पार्ट है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये इकोनॉमी का पार्ट है। मैन पावर को मशीन पावर ने जब स्टीम इंजन बना था 180 साल पहले सब्स्टिट्यूट किया था, उसी को आज ग्रोथ होते होते मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, रोबोटिक्स आ गए। दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, होता है, आगे भी होता है। मोबाइल फोन आए, कंप्यूटर्स आए, बहुत बड़े रिवॉल्यूशन लाए। अब मैं पॉलिटिक्स में आता हूं। पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं, समझ लीजिए पिछले 1 साल के अंदर, तो महिलाओं को महिला बहना योजना, लाडली बहना योजना, और इसे ऐसे डिफरेंट नामों से महिला मैया सम्मान योजना, उनको पैसा देना शुरू कर दो। 1,500, 2,000, 2,500 रुपया दे रहे हैं हर महीने। जिस औरत के पास चवन्नी नहीं होती थी, आप उसको 2,000, 2,200, 1,500 रुपये महीना दे दें, वो तो महारानी बन के बादशाह बन गई। तो जो औरत के हाथ में नगद पैसा, हर महीने पैसा उसके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है, वो इंडिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड कर रही है किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। अब महिलाओं का जब मैं नाम लेता हूं
तो मुझे याद आती है इंदिरा गांधी की। मैं जो अपनी वाइफ को पूछता था कि किसको वोट दे के आई हो, तो बताती नहीं थी, जवाब नहीं देती थी। मेरी वाइफ को नहीं था। मैं कभी आमतौर से बीजेपी को वोट देता था मैं, तो मैं तो बता देता था, वाइफ नहीं बताती थी मुझे। और जबकि उस जमाने में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी कि महिलाओं को कोई सरकार कुछ दे हर महीने। वो मेरी सैलरी पे डिपेंडेंट थी, गृहस्थी चलाती थी, घर चलाती थी। आज जब महिलाओं को नकद उनकी जेब में पहुंच रहा पैसा, वो इंदिरा आवास योजना चालू हुई थी, उसका नाम बदल के पीएम आवास योजना, औरतों के नाम पे मकान रजिस्टर हो रहे हैं, तो मकान मालकिन बन गई महिला, नगद उसके हाथ में पैसे भी पहुंच गया। इंदिरा गांधी चालू की इंदिरा आवास योजना, ये समटाइम 1975-76 में। तो अब आज ये उसकी इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी वड्रा लोकसभा की मेंबर बन गई। वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी दादी जैसी है, बोलने का भी उसका स्टाइल वही है। तो क्या वो इंदिरा गांधी 2 बनने जा रही है, इंडिया की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही है, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था? मुझको ऐसा दिखाई दे रहा है। उसका बोलने का स्टाइल, स्पीच का स्टाइल, शक्ल सूरत वही है जो उसकी दादी की थी। तो मुझे ये एक नया चमकता सितारा दिखाई दे रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो महिला वैसे भी किसी महिला औरत के जब हो तो उसी के फेवर में वोट दे देती है। पति जाए भाड़ में, किसी को वोट दे, वो बताएगी नहीं और चुपचाप वोट डालेगी। अब उसको पैसा भी मिल रहा अब तो सरकार से, इस हालत में ये गृहस्थी चला ले। तो मुझे लग रहा है कि भारत के अंदर ये महिलाओं का बोलबाला होने जा रहा है। ये जो बुढ़े ठेले नेता है, ये सब जो है शमशान की तरफ जा रहे हैं, कब्रिस्तान में। एक नया युग आने वाला, एक न्यू एरा आने वाला है, जिसमें महिलाएं डोमिनेट करेंगी। तो पॉलिटिक्स की बात ही। अब एक मैं देख रहा हूँ जी, पहले कांग्रेस पार्टी होती थी 125-150 साल पुरानी, भारतीय जनसंघ भी बना, वो भी 75 साल पुराना था। उनसे टूट के दूसरी पार्टियां बनी। पार्टी बनाने पार्टी में बहुत टाइम लगता था, 25-30 साल लग जाते थे। आज इंटरनेट का जमाना आ गया। उसका नमूना आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बनी, बनने के 2 साल बाद ही अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया, और 3 साल के बाद पिछले 10 साल से काबिज है, और बहुत तकड़ी मेजोरिटी से 70 सीट्स में 67 सीट आम आदमी पार्टी की थी। उसके बाद तीसरा इलेक्शन रहा, उसमें 70 सीट्स में से 63 सीटें। तो आज इंटरनेट का जमाना जो है, इसमें नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना बहुत आसान हो गया है। अब बिहार में प्रशांत किशोर, MBA है वो, IIM कलकत्ता से, उसने अपनी नई पार्टी बनाई है। ये भी इंजीनियर है, केजरीवाल। तो ये जो इंजीनियर्स आ रहे हैं और नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, ये इंटरनेट से वाकिफ है, उसका खूब इस्तेमाल करना जानते हैं, महारती हैं।
तो ये नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना बड़ा आसान काम हो गया। जिस काम में पहले 30 साल लगते थे वो काम जो है 3 साल में, 2 साल 3 साल में होने लगा। तो पॉलिटिकल फील्ड में नए नेताओं के आने में वो बड़ा आसान काम हो गया। अच्छा, उसमें पहले पैसा भी बहुत लगता था नई पार्टी बनाने में, अब कुछ नहीं है। अब तो मोबाइल के ऊपर आप नई पॉलिटिकल पार्टी बना लिए, कंप्यूटर में बैठ के अपने कमरे में नई पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए। अगर वो आइडियोलॉजी उसकी अच्छी होगी तो बहुत आदमी जुड़ जाएगा। गरीबों की बात करो तो खास तौर से गरीब की तो बात करनी पड़ेगी। तो मैं एक बात देख रहा हूँ कि नई नई पॉलिटिकल पार्टी ये बनने जा रहे हैं। तो एक मैंने बताया, प्रियंका गांधी वड्रा का उदय, चढ़ता सितारा, मोदी का डूबता सितारा, आरएसएस का डूबता सितारा। कोई तो इंटरनेट से वाकिफ नहीं है, टेक्नोलॉजी से, ये तो अकल के पीछे शाखाओं में लट घुमाते रहते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे एक इंटरनेट की क्रांति। आज पैसे की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने वाले की जरूरत है, जिनको उसका इस्तेमाल करने आता है। पैसा पीछा छूट जाएगा। आज मैं देखता रहता हूँ मेरे ट्विटर पे कितने आम आदमी पार्टी के आते हैं वीडियो, रोज आना मेरे ख्याल में 8-10 तो आते हैं। फेसबुक पे देखिए आप, यूट्यूब पे आप देखिए, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये भी जैसे मशीन पावर ने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया था, ऐसी जो है ये इंटरनेट, ये पॉलिटिकल पार्टियों को इंटरनेट सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एक और नई क्रांति ये मेरे ख्याल में 2008, 7-8 से चालू हुई थी। 10 लगा लीजिए आप, तो उसी टाइम में आम आदमी पार्टी बनी थी। और 10 साल में नेशनल लेवल की पार्टी को, जो पार्टी को 6% से ज़्यादा वोट 4 स्टेट्स में मिल जाते हैं, तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। इंडिया के अलावा तो नेशनल पार्टी बन गई। पंजाब में और दिल्ली में 2 जगह इनकी सरकार चल रही है, बहुत तगड़े बहुमत से चल रही है। मोदी हटा नहीं पा रहे हैं। सारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, सीबीआई का, इनकम का सहारा देके भी नहीं हटा पा रहा। तो 10-20 को जेल में इनको बंद कर दो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी तो इतनी बड़ी मेजोरिटी है, 90% की मेजोरिटी है। और थोड़ी होती 50-52% की तो सरकार तोड़ सकते थे। 90% वाली सरकार नहीं टूटती। तो एक ये टेक्नोलॉजी ने तो हमेशा गवर्न किया है, इकोनॉमी को तो गवर्न किया था, अब ये पॉलिटिक्स को भी गवर्न कर रही है टेक्नोलॉजी। जब मशीन पावर ने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया, उसी का हुआ रोबोटिक्स इकोनॉमी को सब्स्टिट्यूट किया, पॉलिटिक्स को नहीं किया। रोबोटिक्स जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकती, रोबोट इंटरनेट बना सकता है। एक आदमी बैठ के मोबाइल पर बना के यूट्यूब पर डाल दे, ट्विटर पर डाल दे, फेसबुक पर डाल दे, पता चला कि एक दिन में वो 10 लाख आदमी पर पहुंच गया। ये क्रांति है, रिवॉल्यूशन है। इसके लिए पढ़ा लिखा आदमी होना जरूर है, जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो, बीटेक हो, एमबी हो। अब ये जिपिंग क्यों कामयाब है? जिपिंग जो है केमिकल इंजीनियर है। खेत पे जाता पौधा देख के पता चल जाता है ये कौन सी खाद लग रही है, नहीं लग रही, ठीक है नहीं है। सॉरी। तो आज जो है एक तो टेक्नोलॉजी से वाकिफ होना चाहिए आदमी, ये बहुत जरूरी है। अब एक और नई चीज निकल के आ रही है, खासतौर से इंडिया में, एस्पायरिंग क्लास, जो गरीब आदमी है, पढ़ लिख गया,
एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन एक्ट मनमोहन सिंह की सरकार ने पास कर दिया था। शुल्क है ओबीसी का जो है स्कूल कॉलेज में सब जगह रिजर्वेशन कोटा हो गया, तो पढ़ लिख गए वो भी जो पढ़ जाए वो आगे पढ़ना चाहता है, कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, बढ़ना ही चाहिए, सबको हक है। इसमें गलत क्या, वो एस्पिरेशन क्लास वो ऊपर जाना चाहती है, और जो बेपढ़े लिखे आरएसएस की शाखों में लट चलाने वाले हैं उसको नीचे खींचना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो खाकी नेकर पहन के सुबह जाके काली टोपी लगा के शाखा में लट घुमाएंगे, वो इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है। उसका सिपाही लग गया, उससे उसकी तसल्ली नहीं है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर आगे बढ़ना चाहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है अपना। तो अब उस एस्पिरेशन जो क्लास है इंडिया में वो बहुत बड़ी है, वो ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें आदमी औरतें लड़के लड़की सब है, यूथ है सब। तो उसको कैसे तसल्ली दी जाए, वो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहता है, वो कैसे किया जाए, बड़ी भयानक बात है। अब इकोनॉमी तो इंडिया की डेवलप नहीं हो रही, इंडिया की मदद से चाइना की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, इंडिया की मदद से वो उनकी इकोनॉमी मजबूत करते हैं तो उनकी आर्म फोर्सेस को मजबूत करते हैं। जब आर्म फोर्सेस को मजबूत करते हैं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का पजामे गीला हो जाता है लड़ाई के नाम पे। चीन बहुत अपना उसका जो माओ तुसे तुम थे, जब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नर्स बनी थी तो उन्होंने कहा था 100 years पीसफुल डेवलपमेंट प्लान। अब ये 2049 में उनका 100 साल हो जाएंगे, अब ये 25वां साल चल रहा है 2025, और 24-25 साल में वो हो जाएगा पूरा। तो इंडिया का कितना पोर्शन जो है इंडिया के पास बचेगा और कितना चीन के कब्जे में होगा। मोदी जो बात कर रहे हैं विकसित भारत, क्या विकसित भारत तो रहेगा ही नहीं रहेगा, विकसित हो जाएगा, मगर वो विकसित कौन सा होगा, वो साउथ इंडिया होगा जहाँ इंडस्ट्री जा रही है। 80% स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं वो साउथ इंडिया में पैदा हो रहे हैं, 20% नॉर्थ इंडिया में पैदा हो रहे हैं। यहाँ तो जो है लठबाज घोड़ा अकल के पीछे लठ घुमाने वाले। तो 80% जब स्टेम ग्रेजुएट्स हैं जिनकी सारी दुनिया में डिमांड है वो साउथ इंडिया में पैदा हो रहे हैं, तो विकसित तो साउथ इंडिया ही होगा ना, साउथ ऑफ इंडिया, ये नर्मदा वैली। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा फैक्ट्री तमिलनाडु में है, तो साउथ का डेवलपमेंट हो रहा है, नॉर्थ का नहीं हो रहा है। यहाँ तो खेती बाड़ी हो रही है। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 बना था उसमें एक चैप्टर है फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ तो जिसमें मल्टीपल क्रॉप है वो जमीन एक्वायर नहीं हो सकती फैक्ट्री के लिए। वहाँ साउथ में सब रॉकी है, पहाड़ी है, खेती बाड़ी कम है। यहाँ तो गंगा जमुना की और दूसरी हिमालय से आने नदियों की कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, वहाँ नदियाँ कम है, खेती बाड़ी उन्नत नहीं, अच्छी नहीं है, तो फैक्ट्री वहीं लगेंगी। जहाँ फैक्ट्री लगेगी वहाँ रोजगार पैदा होगा, एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, और वहीं से टैक्स की रेवेन्यू होगी। तो माल बनेगा बिकेगा तो टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वो सब वहीं से मिलेंगे ना, वसूली होगी। तो ये विकसित भारत होगा, ये डिवाइडेड भारत होगा 2047 में। मुझे लगा डिवाइडेड होगा। चेकोस्लोवाकिया का डिवीजन इसलिए हुआ था कि चेक जो इलाका था उसमें इंडस्ट्री थी और स्लोवाक इलाके में जो सब खेती बाड़ी थी। अब टैक्स वगैरह रेवेन्यू आती थी, इनकम जो थी सब इंडस्ट्री से आती थी,
खर्चा होता था किसानों पे खेती बाड़ी में, इसकी वजह से चेकोस्लोवाकिया का डिवीजन हो गया। तो क्या है, वही रिपीट नहीं होने जा रहा है इंडिया में, भारत में। एजुकेशन का लेवल जो है सब साउथ में ज़्यादा है। मैं जो उसकी आगे ग्रेजुएट जो स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें जो बहादुर है, अव्वल है, वही डेवलपमेंट होगा। खेती बाड़ी में स्टेम ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है। स्टेम ग्रेजुएट के लिए यूएस को भी ज़रूरत है। तो मुझको दिखाई देता है कि ये सब होने वाला है। तो ये 2047 तो बहुत दूर है, 2025 चल रहा है। तो ये क्या भारत जो है, भारत रह पाएगा? बहुत मुश्किल काम है। पॉलिटिक्स में तो एक हफ्ता ही बहुत बड़ी चीज होती है। खैर, अब ये पिछले एक साल से बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। अब 6 महीने हो गए इलेक्शन हुए में भी, इलेक्शन का रिजल्ट आए हुए, अभी भी नहीं चुन पाई। आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है आरएसएस की और बीजेपी की कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। पार्टियों में इधर पार्टी झगड़े होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से हुए हैं। क्योंकि सभी जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, सब पार्टियों में ऐसा होता है। पहले तो अपनों से लड़ना पड़ता है, अपोजिशन वालों से तो बाद में लड़ेंगे ना। तो मुझे लगता है कि अब आरएसएस की अपनी मेट्रोलॉजी है। इसमें तो क्या काम करते हैं, जैसे जनसंघ, भारतीय जनसंघ होता था, आरएसएस जो बनाया था, तो उसके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद अध्यक्ष बने दीनदयाल उपाध्याय पंडित, उनकी हत्या कर दी। मेरे चाचा आरएसएस के बहुत सीनियर मेंबर थे। वो 1971 की बात है, मेरे फादर से मिलने आए थे अपने बड़े भाई से, तो बता रहे थे कि ये दीनदयाल उपाध्याय की हत्या ये जो एमएस गोलवलकर थे उन्होंने करवाई थी। अब उनका नाम भी बता रहे थे, दोनों लड़कों का, जिन्होंने उनका गला दबा के और उनको चलती ट्रेन से कानपुर और मुगलसराय के बीच में धक्का दे दिया था, फेंक दिया था गाड़ी से नीचे। सुबह उनकी लाश ट्रेन के ट्रक के पास मिली थी। मगर एक और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुए हैं प्रहलाद माधौक। उनका कहना ये था कि पंडित दीनदयाल के उपाध्याय, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मेरे चाचा ने तो मुँह जवान ही बताया था, मेरे फादर अपने बड़े भाई को, मैं बैठा हुआ था वहाँ। उनकी कोठी में 500 गज की कोठी दी, आरएसएस को दी हुई थी, डबल स्टोरी। 1948 में जब गांधी का मर्डर हुआ था, तो मेरे चाचा के वारंट इशू हो गए थे, कोठी सील हो गई थी, तो उसमें आरएसएस का ऑफिस था। तो फिर वो उनका कहना था, ये अपनी किताब में लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जो बाद में प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, और नानाजी देशमुख वो भी अध्यक्ष रहे। मैंने दोनों की स्पीचें सुनी है, मैं 80 साल का हो गया। दोनों अच्छे स्पीकर थे। तो उन्होंने लिखा कि अपनी किताब में कि ये अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख ने मिलकर उनकी हत्या कराई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऐसे इनके यहाँ एक सिस्टम है, हो गई। जैसे ये वाजपेयी की सरकार में जो थे, बहुत सीनियर मिनिस्टर थे, दो मिनिस्टर की जब मोदी प्रधानमंत्री बने हत्या कराई। एक मुंडे थे,
एक थे वो महाजन, प्रमोद महाजन, उनकी हत्या कराई। आज तक हथियार को ना पता चला ना सजा हुई। ऐसे इनमें हार, और छोटे मोटे तो जो प्रचारक होते हैं उनकी तो होती रहती है। मेरे ख्याल में हर महीने जो है पूरे भारत में भी अगर लाखों प्रचारक हैं तो 10-5 की तो हत्या होती रहती है, शायद इससे भी ज़्यादा हो। जैसे सुनील जोशी की हुई थी इंदौर में, वो बम फटवाने जो थे मस्जिदों में, प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह का गुरु था, उसकी हत्या हो गई। वो तो बड़ा आदमी था, प्रचारक, तो इसलिए पता चल गया। छोटे मोटे को तो पता ही चलते। वो जा रहा होता अपने दुकान पे, 2 लड़के बाइक पे आते हैं, उसके पास से निकलते हैं, उसकी खोपड़ी में गोली दाग के भाग जाते हैं, खत्म मामला। पुलिस क्या कर रहा है? वो भी कहती है भाई तुम्हारा आपसी मामला, घरेलू मामला, हमको क्या लेना देना। तो अब इस आरएसएस के और बीजेपी की जो कबड्डी होगी, कुश्ती होगी, उसमें कौन जीतता है कौन हारता है। क्योंकि ये अब अक्टूबर में दशहरा आएगा 2025 का, तो वहाँ से आरएसएस का 100वां साल चालू हो जाएगा। तो 100 साल बहुत कम आदमी जीते हैं। तो कौन जीता है कौन बढ़ता है, कौन जीतता है कौन हारता है, देखते हैं क्या होता है। तो भविष्य की हम इसको अंदाज ही लगा सकते हैं। असलियत तो कुछ नहीं होती, वो तो जब होता है उसके बाद होती है, पता चलता है कि जो हमने कहा था सोचा था वही हुआ या नहीं हुआ। अगर जो हम कहते हो 10% भी हो जाता है तो हम समझते हैं कामयाब है। चलिए भाई, सबको नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।